Hello, psychology learners. I hope you all are doing well. So, this is the continuation video series of BPCC 103, part 1 and part 3 as well is also has been uploaded on my YouTube channel. So, I'll definitely share the link with you all guys in my description box. So, do check it out. सो पार्ट वन जो था अभी इस यूनिट का जो पहले का जो टॉपिक था दैट इज आपका what is individual differences and the introduction part and the factors that contributes to individual differences, and then how do we define personality, and then जो definitions जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट या थिंकर्स ने जो दी हैं पर्सनालिटी की या हमारे साइकोलॉजिकल सिस्टम्स की, सो वो सारी डेफिनेशंस का जो भी हमारे स्टडी मटेरियल में जितना भी मेन जो एक्सपेक्ट्स थे वो जो गिवन थे वो सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस्ड है एक वीडियो में. आप लोग एक बार उसको देख लें. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल स्टडी मेनली ये जो वीडियो होने वाली है दैट इज ओनली अबाउट द साइकोडायनामिक थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी. ओके, सो साइकोडायनामिक थ्योरी जो है, अच्छा थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी काफ़ी सारी हैं. लाइक उसमें साइको एनालिटिकल जो है हम आज पढ़ने वाले हैं, बिहेवियरल थ्योरीज भी हैं, देन ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज भी हैं, काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, देन ट्रेड थ्योरीज हैं, है ना, काफ़ी सारी थ्योरीज हैं. सो बट आज का जो वीडियो है वो साइकोडायनामिक थ्योरी के ऊपर है. ओके, सो जो साइकोडायनामिक जो थ्योरी थी सबसे पहले जिसने उसको डेवलप किया वो थे हमारे सिगमंड फ्रॉइड. सिगमंड फ्रॉइड कौन थे? सिगमंड फ्रॉइड थे ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट. कौन थे वो? एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे. ठीक है, सबसे पहले यही थे जिन्होंने साइकोडायनामिक जो थ्योरी थी उसको पॉपुलराइज किया और वो सबके सामने लेके आए. ठीक है, ऐसे ही एरिक एरिक्सन थे एंड अल्फ्रेड एडलर थे. एरिक एरिक्सन जो थे वो एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे और अल्फ्रेड एडलर जो थे वो एक मेडिकल डॉक्टर थे. तो इन तीनों ने ज़्यादातर उन्होंने साइको एनालिसिस एम्फेसिस दिया. ठीक है, उन्होंने ये बोला कि जो रोल है अनकॉन्शियस मोटिव्स का या डिज़ायर्स का या फोर्सेस का, तो ये जो अनकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस जो हमारे डिज़ायर्स होते हैं या मोटिव्स हैं हमारे या फोर्सेस अनकॉन्शियस ड्राइव्स होती है ना जैसे, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारी पर्सनालिटी को काफ़ी हद तक शेप करती हैं. सो बेसिकली साइकोडायनामिक जो थ्योरी है वो हमारे अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पे बात करती है. वो ये कहती है कि इट इज कॉल्ड डायनामिक एज देयर इज अ कांस्टेंट टसल बिटवीन अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस साइकोलॉजिकल फोर्सेस. मतलब वो ये कहते हैं कि एक कांस्टेंट टसल मतलब होता ही रहता है एक तरीके की लड़ाई अनकॉन्शियस और कॉन्शियस में. अब वो किस तरीके से होती है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे. ओके, सो और जो सिगमंड फ्रॉइड थे और उन्होंने क्या बोला कि आर बिहेवियर एंड पर्सनालिटी इज डिटरमाइंड बाय अनकॉन्शियस नीड्स, आर मेमोरीज एंड आर मोटिवेशन लेवल्स. ठीक है, इन तीनों चीज़ों को मिला के जो है हमारी पर्सनालिटी या हमारा जो बिहेवियर है वो डिटरमाइन होता है. ओके, और वो ये भी कहते हैं कि जो हमारे थॉट्स हैं या वट एवर वी थिंक, ठीक है, वट एवर वी फील एंड जिस भी चीज़ जो हमारे मोटिव्स हैं जो हम एक्चुअली में करना चाहते हैं, जो करना चाह रहे हैं, जो करना चाहते थे, ठीक है, तो ये क्या है? ये सब क्या है? हमारे अंडरलाइंग बिहेवियर है ना. थॉट्स, फीलिंग्स, मोटिव्स, ये सब हमारे अंडरलाइंग बिहेवियर हैं जो कि मोस्टली जो है अनकॉन्शियस है. ये हमारे अनकॉन्शियस में लाई करते हैं, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें लाई करती हैं. ठीक है, ऐसे ही उन्होंने एक पिक्चर के थ्रू उन्होंने समझाया. फॉर एग्जाम्पल ही सेड कि ये जो आइसबर्ग है वो क्या है आपका? वो आपका माइंड है, एक तरीके से समझो माइंड है. तो जो मोस्टली जो पार्ट है, अगर मैं कहूँ कि ये 100% पार्ट है हमारे माइंड का, तो क्या है ये? मतलब यहाँ से आप लोग मान के चलो कि 60% जो है
वो क्या है, हमारा अनकॉन्शियस है। कितना मैं इसको लेके चल रही हूँ, 60% हमारा अनकॉन्शियस है, मतलब मोर देन हाफ जो हमारा माइंड है, जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस जो है वो क्या है, अनकॉन्शियस है। ओके, फिर देन बचा 20% जो है वो हमारा सबकॉन्शियस है, एंड देन रेस्ट ऑफ द 20% इज कॉन्शियस। ठीक है, मैं ये एक सिर्फ मेरा एस्टिमेशन है, बाकी अलग अलग लोग का अलग अलग एस्टिमेशन होता है, बट जो मैंने समझा इस चीज़ को कि मैंने 100% में से 60-20-20 में डिवाइड कर दिया उसको। तो वो बेसिकली ये कहना चाहते थे कि हमारा अनकॉन्शियस और हमारा सबकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस इज द सेम थिंग। सो हमारा अनकॉन्शियस एंड हमारा प्री कॉन्शियस माइंड जो है वो मोस्टली हमारा माइंड का जो एरिया है वो उसको ज़्यादातर कवर करता है, और सिर्फ 20% 20% जो है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। मतलब हम फुल्ली अवेयर जब होते हैं ना, तो सिर्फ 20% सिचुएशंस में होते हैं, बाकी सारा हमारा जो मेंटल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं दैट इज अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस। Okay, so the unconscious contains those mental processes that are not easily available to the individual. Okay, so आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने क्या बताया, आगे उन्होंने बताया कि when one is governed by these unconscious forces about which one is not aware, मतलब unconscious है तो क्या है, हम aware नहीं है, conscious होगा तो क्या होगा, हम aware होंगे। ठीक है, तो जब क्या होता है कि जब हम अवेयर नहीं होते हैं अपनी चीज़ों के बारे में, हमको पता नहीं होता है, या पता भी होता है तो हम उसको सामने नहीं ला पाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है हमारे अनकॉन्शियस एंड हमारे सबकॉन्शियस के बीच में। अनकॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस, दिस इज यू। ओके, सो क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस के बीच में। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने 3 स्ट्रक्चर्स दिए पर्सनालिटी के। क्या दिया उन्होंने, 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनालिटी। द फर्स्ट वन इज इड, सबसे पहला क्या है हमारा इड। फिर देन है हमारा ईगो। ओके, अभी मैं ये बताऊंगी कि व्हाट इज ईगो, व्हाट इज इड एंड व्हाट इज देन सुपर ईगो। क्या है ये, सुपर ईगो। आई एम नॉट, चलो ओके, लेट मी राइट दिस। Then next is super ego. Okay, so id, super ego and super ego. तो ये क्या है, ये सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग या साइको एनालिसिस थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग ये 3 पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर्स हैं, और इन तीनों, ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो इन तीनों के इंटरैक्शन के बेसिस पे हमारी जो पर्सनालिटी है, जो इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी है वो डिटरमाइन होती है। मतलब अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड वो ये कहते हैं कि हमारे इन 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स के पीछे, इन 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंगली हमारी पर्सनालिटी का जो ट्रू नेचर है वो सामने आता है। ओके, इज इट क्लियर टू यू ऑल? देन लेट्स मूव ऑन कि आखिर मतलब ये इड, ईगो एंड सुपर ईगो, व्हाट इज दिस, ये एक्चुअली में है क्या? ओके, सो इड क्या है, इड समझते हैं। इड रिसाइड्स इन द अनकॉन्शियस लेवल। तो पहले तो ये समझो कि इड्स कहाँ पे रिसाइड करता है, इड कहाँ पे रहता है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहता है। ठीक है, इड में हमारा आता है हमारे अनकॉन्शियस डिजायर्स, और इड जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। तो ये चीज आप लोग याद रखो कि जो इड है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। ओके, आई एम सॉरी फॉर द राइटिंग, क्योंकि लैपटॉप है तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। प्लेजर प्रिंसिपल। ओके, क्या है, इड किस पे वर्क कर रहा है, प्लेजर प्रिंसिपल पे। ये चीजें आप लोग याद करते चलो। ठीक है, इड का क्या कहना होता है, जैसे इड तो यहाँ तक समझा हमने कि ये अनकॉन्शियस माइंड में रहता है हमारे। ओके, और ये जो इड है वो हमारे बर्थ से शुरू हो जाता है, मतलब हम लोग जब पैदा ही होते हैं, व्हेन वी बॉर्न, तो इड जो है हमारा डेवलप हो जाता है। ओके, सो इड जो है, इड क्या कहता है कि जो चीज मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, फिर चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी समय हो, कोई भी कैसा भी कुछ भी हो, जो मुझे चाहिए, जो मेरे मन को भा गया तो भा गया, मुझे चाहिए तो चाहिए। मुझे फिर परवाह नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं, मुझे फिर परवाह नहीं है कि वो चीज़ मेरे पास एट प्रेजेंट है भी कि नहीं है। मतलब जो मुझे चाहिए तो बस चाहिए। यू वॉन्ट टू सेटिस्फाई
your desires instantly, disregarding the situational factors or societal norms or rules. ठीक है, इड समझ में आया? इड क्या कहता है? ओके, फिर देन सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो जो है, जस्ट अ सेकेंड गाइज, सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो जो है, सुपर ईगो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, सुपर ईगो जो है वो वर्क करता है मॉरल प्रिंसिपल पे। सुपर ईगो कैसे वर्क करता है? मॉरल प्रिंसिपल पे। ओके, मैं इसको पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाना, ये है प्रिंसिपल। तो सुपर ईगो जो है हमारा वो वर्क करता है मॉरल प्रिंसिपल पे। ठीक है, सुपर ईगो ये कहता है हमारा कि देखो भैया, एड भैया जो तुम हो, जरा समझ जाओ कि ये जो चीजें हैं, जैसे अगर कोई भी ऐसा डिजायर, अगर कोई ऐसा आ गया, तो वो कहता है कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमें ऐसे चलना होता है, ये चीजें गलत हैं, हमें इसको सुधारना चाहिए। जैसे एक पुलिस वाला होता है ना, तो एक यहाँ से समझो कि सुपर ईगो जो है वो हमारा पुलिस वाला है, वो हमें समझाता रहता है कि नहीं भैया ये गलत है, ये गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। ठीक है, जो सुपर ईगो है वो कैसे, वो क्या सोचता है कि हमें सोसाइटी के जो रूल्स जो सेट है, या जो स्टैंडर्ड्स जो सेट किए हैं सोसाइटी ने, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। या हम कहें कि जैसे इंडियन, अगर मैं इंडियन साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, तो हमारा जो सुपर ईगो मेनली जो डेवलप होता है वो बेसिकली हमारा रिलीजन से ज़्यादा डेवलप होता है। मतलब रिलीजन में हमको बताया गया है, हर रिलीजन में हमको बताया गया है कि ये चीज़ें गलत हैं, आपको ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें गलत है, इसका आपको आगे जाके नुकसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, इड कहता है कि मुझे ना पैसा चाहिए, तो फिर वो पैसा मुझे कहीं से भी मिले, चोरी करके मिले, डाका डाल के मिले, किसी को मार के मिले, उसे उसका क्या डिजायर था कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, मनी चाहिए। ठीक है, फिर देन सुपर ईगो उसको समझाता है कि नो बेटा, चीटिंग इज रॉन्ग, सॉरी, रॉबरी इज रॉन्ग, या किसी को धोखा देना इज रॉन्ग, है ना, ये सारी चीजें गलत है। तो ये इड जो है वो समझाता है, सॉरी, सुपर ईगो जो है वो इड को समझाता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सो यहाँ से देखते हैं हम लोग, इट एक्ट्स एज अ कीपर, इट्स एक्ट्स एज अ कीपर ऑफ मोरालिटी। जैसे मॉरल प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, तो क्या करता है कि मोरालिटी का वो कीपर होता है, और क्या करता है, प्रिवेंट्स द अनडिजायरेबल विच इज ऑफ इट। ओके, ये चीजें मैंने ऑलरेडी समझा दी। अब देन आता है हमारा ईगो। ईगो क्या है? हमारा ईगो जो है, ईगो जो है, ओके लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ दिस पेन, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ईगो जो है हमारा, अब ईगो आता है। ओके, ईगो जो है हमारा, ईगो हमारा वर्क करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे। ओके, एक बार मैं दोबारा भी याद करा दूं, इड जो है वो किस पे वर्क करता है? प्लेजर प्रिंसिपल पे। और आपका सुपर ईगो किस पे वर्क करता है? मॉरल प्रिंसिपल पे। एंड देन ईगो किस पे वर्क करता है? रियलिटी प्रिंसिपल पे। ठीक है, रियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इट जो है, सॉरी, हाँ, ईगो जो है वो हमारा किस पे वर्क करता है? रियलिटी प्रिंसिपल पे। ईगो का काम ये है कि इड के बीच में और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस कराना। ओके, इड जो कह रहा है, ईगो को उसकी बात भी सुननी है, अपनी डिजायर्स भी फुलफिल करनी है, और सुपर ईगो जो कह रहा है, ईगो को वो भी सुनना है कि मतलब उसको सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी चलना है, मोरालिटी को भी फॉलो करना है। तो ये क्या करता है, ईगो जो है वो बैलेंस करता है हमारे इड को एंड सुपर ईगो को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इड ने बोला कि मुझे मनी चाहिए, चाहे फिर मैं कहीं से भी लेके आऊं, मुझे कोई भी गलत काम करना पड़े, एंड देन सुपर ईगो इज सेइंग कि नहीं बेटा, ये गलत चीज है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो फिर ईगो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हो रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो टसल हो रहा है, उसको सॉल्व करने को, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। ईगो बोलेगा देखो, मैं ईगो, सुपर ईगो भैया मैं आपकी भी बात सुन रहा हूँ, इड भैया मैं आपकी भी बात सुन रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, अगर मुझे पैसों की जरूरत है तो अभी मैं किसी से लोन ले लेता हूँ, या मैं अभी किसी से उधार ले लेता हूँ, और फिर जब मेरे पास पैसे वापस, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे, जब मैं अर्न कर लूंगा, तो फिर मैं उसको वापस कर दूंगा। तो क्या हुआ कि सुपर ईगो के हिसाब से भी ये बात ठीक हो गई, और इड की भी बात मान ली। तो ईगो इसी तरीके से काम करता है। ओके,
ये होता है हमारा इड, सुपर ईगो एंड ईगो। सो इड मैंने पहले ही बताया था कि इड जो है वो बाय बर्थ हमारा शुरू हो जाता है। जैसे कि आपने एक छोटे बच्चे को देखा होगा, उसको ये जो चीज़ चाहिए तो चाहिए, फिर वो किसी की बात नहीं सुनता है, वो उसको जो चाहिए हमें देना ही पड़ता है ना। ईगो जो है हमारा डेवलप होता है बाय द एज ऑफ 3। ठीक है, 3 साल की उम्र में हमारा ईगो जो है वो डेवलप होने लगता है। फिर देन सुपर ईगो जो हमारा होता है वो हमारा 5 साल की उम्र तक होने लगता है। जब तक जैसे जैसे हम 5 ईयर्स के होते हैं वैसे वैसे हमारा सुपर ईगो डेवलप होने लगता है। अच्छा, ये जो ईयर्स है वो कभी कभी सुपर ईगो और ईगो में ये जो ईयर्स है वो वेरी करते हैं, लाइक इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हमारे, तो उसके बेसिस पे ये जो ईयर्स हैं वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। ओके, सो अब यहाँ तक की कहानी समझ में आई कि एडी, सुपर ईगो, ईगो क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि जो ईगो है, ईगो बेचारा सुपर ईगो और एड के बीच में फंसा हुआ था। तो क्या होता है कि कभी कभी ईगो बेचारा परेशान हो जाता है। ठीक है, जैसे इन दोनों के बीच की लड़ाई में ईगो जो है वो परेशान हो जाता है। वो कहता है अरे भैया मैं किसकी बात सुनूं, मैं कहाँ सुनूं, मैं क्या करूं। तो होता क्या है इस चीज में जो है पर्सन, मतलब अपने आप को, ऑब्वियसली ये हमारे ही मेंटल प्रोसेसेस है ना, ये ईगो, सुपर ईगो, ईगो इड, ये सब हमारे ही तो मेंटल प्रोसेसेस हैं। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूं कि ये जो थ्योरी जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी है वो आपकी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। ओके, तो ये चीज अभी आप ऐसे समझ के चलो कि ये जो सिगमंड फ्रॉइड थे, ठीक है, ये न्यूरोलॉजिस्ट थे, ऑब्वियसली काफी एजुकेटेड थे, ठीक है, काफी पॉपुलर भी है वर्ल्ड वाइड। वो काफी समझो कि कितने इंटेलिजेंट होंगे, कितना बहुत एमिनेंट थिंकर्स थे वो लोग। तो उनकी बातें तो सही थी बट ऑब्वियसली उन्होंने साइंटिफिकली इस चीज को प्रूव नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखना है इस चीज को। तो उनका क्या कहना था कि ईगो जो है वो यूज करता है डिफेंस मैकेनिज्म, कि कोई पर्सन है वो इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ब्रेक डाउन ना हो जाए, उसको एकदम स्ट्रेसफुल सिचुएशन ना हो जाए। तो क्या है कि ईगो जो है वो कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स को यूज करता है। और ये जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं उसको हम मेंटल मैकेनिज्म्स भी कहते हैं, मतलब बेसिकली ये मेंटल मैकेनिज्म्स ही हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि मेंटल मैकेनिज्म्स क्या हैं, ये सॉरी डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या हैं। सो द फर्स्ट वन इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हम किसी भी चीज को जस्टिफाई कर देते हैं। ठीक है, या तो हम उसको लॉजिकल रीजन दे देते हैं। ठीक है, कि वो मतलब उसको ऐसा जस्टिफिकेशन दे दिया कि वो मतलब गलत ना नजर आए। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल जो हमारी बुक में गिवन है, द स्टूडेंट कॉपीज इन एन एग्जाम बिकॉज अदर स्टूडेंट ऑल्सो डिड इट इन द ब्रीफ एब्सेंस ऑफ द एग्जामिनर। अब जैसे कि क्या हो रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसने देखा कि उसका इड क्या कह रहा है कि भैया मुझे तो चीटिंग करनी है, सुपर ईगो कह रहा है नहीं करनी है। ठीक है, और ईगो क्या कहता है बीच में कि देखो सब लोग तो कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सर भी नहीं है, जब सर आएंगे तो नहीं करूंगा। तो ऐसे इस तरीके से उसको एक लॉजिकल रीजन देके ईगो ने क्या किया, उसको जस्टिफाई कर दिया। ओके, फिर देन आता है हमारा डिनायल। डिनायल में ये होता है कि जो भी फैक्ट है ना, जो भी कोई ऐसा फैक्ट है जो कि हमको एंजाइटी दे सकता है या जो भी हमको स्ट्रेस दे सकता है, तो हम उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। क्या करेंगे, उसको डिनाई कर देंगे। क्योंकि वो जो चीज है अगर हमने एक्सेप्ट कर ली तो वो हमारी हेल्थ पे या हमारी ओवरऑल जो हमारा ऑब्वियसली हेल्थ पे हमारे अफेक्ट करेगी। तो जैसे कि एग्जाम्पल इसमें गिवन है कि जो पेरेंट्स हैं वो, अगर उनका कोई बच्चा है जो कि बहुत ब्रिलियंट था और फिर उनको उम्मीद ही नहीं थी कि ये फेल हो जाएगा, वो अचानक से फेल हो गया अपने क्लास टेस्ट में, नॉर्मल से क्लास टेस्ट में। तो क्या है, अगर वो चीज अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली तो वो बहुत ज्यादा बैडली हार्म करेगी उनकी ओवरऑल हेल्थ पे। तो वो क्या करते हैं कि उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, वो मानते ही नहीं है, वो कुछ और रीजन दे देंगे, अरे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ होगा, टीचर की ही गलती होगी, बच्चे की तबीयत खराब हो गई होगी, कुछ भी हो गया। तो क्या होगा कि ये क्या कर देंगे, हम उस फैक्ट को डिनाई कर देंगे, वी विल नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट। ठीक है, ये हो गया एक दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म, डिनायल। फिर देन आता है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा अनडिजायरेबल इम्पल्स है हमारा, या कोई ऐसा
ऐसा ऐसा एक्ट है हमारा जो कि दुनिया के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग गलत है, सोशली अनएक्सेप्टेबल है, तो हम उसको चेंज करेंगे, हम उसको सब्लिमेट करेंगे या हम उसको चैनलाइज करेंगे ऐसी 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 चीज़ों में जो कि सोशली एक्सेप्टेबल होंगी। फॉर एग्जाम्पल कि जो अगर कोई एग्रेशन है किसी के अंदर, बहुत ज़्यादा कोई गुस्से वाला इंसान है, तो वो क्या करेगा, अपना अग्रेशन जो है वो किसी ऐसी सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ में निकालेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल चैनलाइजिंग अग्रेशन इनटू एक्सेलिंग इन फुटबॉल। फुटबॉल जैसे क्या होता है कि आप जैसे किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है तो वो क्या करेगा, अपने गुस्से को कहीं और जाके निकालेगा जो कि सोशली एक्सेप्टेड है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो गुस्से वाला इंसान है वो बहुत अच्छा खेलने लगा, मतलब फुटबॉल में अपना सारा उसने गुस्सा निकाल दिया, ठीक है। या मैं बोलूँ जैसे कि बॉक्सिंग होती है ना, तो बॉक्सिंग में उसने अपना एकदम एकदम ऐसा बॉक्सिंग करी, गुस्से के चक्कर में ऐसे बॉक्सिंग करी कि बढ़िया भैया वो एकदम फेमस ही हो गया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। फिर देन हमारा आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन में ये होता है कि हम कोई अर्लियर स्टेज में चले जाएं, हम अपनी लाइक डेवलपमेंटल जो एजेस होते हैं ना हमारी, जो हम धीरे धीरे जब हम डेवलप होते हैं, तो जो अर्लियर जो स्टेज थी हमारे डेवलपमेंट की, हम वहाँ पर चले जाते हैं। मतलब जैसे कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो जिस तरीके का हमारा बिहेवियर होता है या जो हमारे मैनरिज्म्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस स्टेज के, हम उस स्टेज में वापस चले जाते हैं। For example, the adolescent starts bedwetting when parents put pressure of for high academic performance। तो ये क्या है, एक तरीका रिग्रेशन है। अगर मैं इसका एक और एग्जाम्पल अगर मैं देने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जाम्पल जब आप लोगों को कोई अगर आप वर्किंग हो या आप बाहर रहते हो, कोई हायर स्टडीज कर रहे हो, बाहर रह रहे हो, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, अपनी मम्मी के पास जाओगे, अपने पेरेंट्स के पास जाओगे, अपने फादर के पास जाओगे, एंड देन यू विल स्टार्ट क्राइंग। तो ये क्या है, आपके अर्लियर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, जैसे बचपन में होता था ना, कोई प्रॉब्लम होती थी, देन हम लोग अपने पेरेंट्स के पास जाते, देन एंड देन वी जस्ट स्टार्ट क्राइंग। तो वैसा ही ऐसी बात की एजेस में भी ऐसा होता है कि हम अर्लियर स्टेजेस में चले जाएं जब कोई प्रेशर आ रहा है या कोई ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो रही है। सो ये है एक रिग्रेशन। ये क्या है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। सॉरी। द नेक्स्ट इज रिप्रेशन। रिप्रेशन में हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें हमको स्ट्रेस दे रही हैं या हमको एंग्शियस कर रही हैं, तो हम उसका सोर्स ही रिमूव कर देंगे। ओके हम अपनी कॉन्शियस से उसको निकाल ही देंगे, हम अपनी अवेयरनेस से उसको निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या है कि मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, उसके साथ कोई चाइल्डहुड में उसके साथ कोई एकदम अब्यूसिव इंसिडेंट हुआ है, तो मैं वो इंसिडेंट को रिमूव कर दूंगी, मतलब जो सोर्स है उसका मैं वो उसको रिमूव ही कर दूंगी। एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो होता क्या है कि अगर हमारे लव्ड वन की या हमारे फैमिली में से किसी की डेथ हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उससे जुड़ी हुई जितनी भी मेमोरीज है उसको हटा देते हैं। लाइक उनकी पिक्चर्स, उन जो भी वो चीज़ें यूज़ करते थे, उनके क्लोथ्स एक्सेट्रा, जो भी उनसे जुड़ी जिससे भी हमारी मेमोरीज है, हम उसके सोर्स को ही रिमूव कर देंगे ताकि वो चीज़ें हमारे दिमाग में ही ना आए, हम याद ही ना करें। So this is called repression. That means removing the source of distress or anxiety from the awareness. Okay. फिर then next is reaction formation. Okay. reaction formation में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारी कोई ऐसी ऐसी हमारी कोई चीज़ है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा कोई कंजूस है, ठीक है, बट वो चीज़ वो दुनिया को दिखाना नहीं चाह रहा है, या कोई बहुत ज़्यादा काइंड है जिससे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, या वो चीज़ वो दुनिया को नहीं दिखाना चाह रहा है, तो वो जो उसके अपोजिट में जो चीज़ है, जैसे कि अगर कोई माइसर है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, उसके अपोजिट में जो सिचुएशन हो सकती है वो करेगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा बनने की कोशिश करेगा, मतलब उसको बहुत ज़्यादा ही ओवर एम्फेसाइज करेगा, ठीक है। तो ये है कि रिएक्शन फॉर्मेशन, मतलब it means avoid an unacceptable, uncomfortable and distressful thought that are actual,
about the self by over emphasizing the opposite of it. Okay, फिर then next is projection. प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसे अनएक्सेप्टेबल थॉट्स या क्वालिटीज, ठीक है, क्या करेगा, उसको दूसरे को प्रोजेक्ट कर देगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा क्लियर कर दूंगी कि होता क्या है कि मतलब जैसे आपको गुस्सा किसी और चीज़ पे आ रहा है, बट वो आप अपना गुस्से की वजह जो है वो किसी और को बता रहे हो, है ना. जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑफिस का गुस्सा था, बट वो वजह नहीं बता रही हूँ मैं बता रही हूँ कि यार ये ट्रैफिक वाला ही गलत है यार, ये ट्रैफिक में इतना गाड़ियां क्यों आ रही हैं, यहाँ के ट्रैफिक पुलिसमैन कहाँ हैं. मतलब मेरा सारा गुस्सा मैं उस पे निकाल रही हूँ, वो अपनी वजह ही वही बता रही हूँ. ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, कि प्रोजेक्टिंग वन अनएक्सेप्टेबल थॉट्स एंड क्वालिटीज टू समवन एल्स. कि मतलब गुस्सा मुझे अपनी वजह से नहीं आ रहा है, मुझे अपनी किसी गलती पे नहीं आ रहा है, मुझे आ रहा है उस पुलिस वाले, उस ट्रैफिक पुलिसमैन के चक्कर में, या जो ट्रैफिक की जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है. ठीक है, ये होता है. देन द लास्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि अपना ही गुस्सा किसी और पर निकाल देना. ठीक है, अपने ही कोई इमोशनल रिएक्शन जो है वो किसी और पर्सन पे या किसी और ऑब्जेक्ट पे निकाल देना. फॉर एग्जाम्पल, एंगर एट द बॉस इन द वर्क प्लेस इज एक्सप्रेस्ड ऑन योर स्पाउस और चाइल्ड एट होम. ऑफिस का गुस्सा हम अपने घर के बच्चों पे निकाल देते हैं. दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ओके, प्रोजेक्शन में तो हम वजह ही किसी और चीज को बता रहे थे, अपने इमोशनल रिएक्शंस की, है ना. डिस्प्लेसमेंट में हम अपना इमोशनल रिएक्शन ही किसी और पे निकाल दे रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. और ये सारे हमारे क्या हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं. ओके, फिर देन कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने कही. सिगमंड फ्रॉइड ने बोला कि ही एम्फसाइज्ड दैट अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी पर्सनालिटी पे. एंड आई थिंक दैट्स ट्रू. जो भी हमारा बचपन में जो भी हमारे साथ हुआ है वो काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट करता है हमारी पर्सनालिटी पे. ओके, सो अकॉर्डिंग टू हिम, the development personality occurs in 5 stages, which he has termed as psychosexual stages of development. ठीक है, कौन से वो 5 stages हैं. ठीक है, so the first stage is oral stage, then anal stage, then phallic stage, and then latency stage, and then genital stage. ठीक है, ये 5 stages उन्होंने बताई हैं. ये हमारे जो हमारी stages हैं डेवलपमेंट की, उन्होंने ये ऐसे ईयर वाइज उन्होंने डिवाइड करी है और ये 5 स्टेजेस उन्होंने बताई हैं. और इन स्टेजेस को उन्होंने बोला है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. सो जो हमारी ओरल स्टेज है वो है बर्थ टू 18 मंथ्स, 18 मंथ्स, लाइक हम जब पैदा होते हैं उससे 18 मंथ्स तक जो चाइल्ड होता है वो अपने किस स्टेज में होता है, ओरल स्टेज में. अकॉर्डिंग टू whom? अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड. ओके, फिर देन जो एनल स्टेज है वो है आपकी 18 मंथ्स टू 3 years. Then phallic stage is 3 to 6 years, latency is 6 to 12 years, and then genital stage is 12 to 20 years. अब वो ये कहते हैं कि ये हर एक स्टेज में, ठीक है, हर एक स्टेज में ओरल से लेके जेनाइटल तक हर एक स्टेज में जो चाइल्ड का सोर्स ऑफ प्लेजर होता है, ठीक है, जो भी बच्चा है उसका जो सोर्स ऑफ प्लेजर होता है वो किसी एक एरोगेनस जोन पे फोकस्ड होता है. ठीक है, जैसे कि एरोगेनस जोन्स कौन से हैं, आपका माउथ, एनस एंड द जेनाइटल्स. ओके, इन तीनों जोन्स में से किसी एक जोन पे हर किसी एक स्टेज में हमारा जो सोर्स ऑफ प्लेजर है वो फोकस्ड होगा. ओके, सो वो कहते हैं कि जो इन्फेंट्स होते हैं, लाइक जो पैदा हुए बच्चे होते हैं, अपनी ओरल स्टेज में अपनी जो उनका जो सोर्स ऑफ प्लेजर है, या जो मैं कहूँ कि सेटिस्फाई देयर हंगर बाय बीइंग ब्रेस्ट फेड. ओके, तो उनका जो सोर्स ऑफ प्लेजर है वो क्या हो रहा है कि मतलब वो एसोसिएटेड है माउथ से. जैसे कि अभी बताया ना उन्होंने, एरोगेनस जोन्स है माउथ, एनस एंड जेनाइटल्स. तो जो ओरल स्टेज का जो
जो इन्फेंट है उसका जो सोर्स ऑफ प्लेजर है वो किस एरोगेनस जोन से रिलेटेड है, माउथ से, क्योंकि वो वहां से क्या कर रहा है, वो वहां से अपनी हंगर को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है, वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है। ओके, फिर जब हम लोग एनल स्टेज में आते हैं, एनल स्टेज क्या है हमारी 18 to 3 इयर्स। एनल स्टेज में क्या करते हैं, हम बच्चों को टॉयलेट ट्रेन करते हैं, क्या करते हैं, हम बच्चों को टॉयलेट ट्रेन करते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड का कहना है कि इस स्टेज में उनका जो फोकस रहता है वो कहाँ रहता है, एनस पे। ओके, फिर देन आता है हमारा फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज क्या है, 3 to 6 इयर्स। 3 to 6 इयर्स में बच्चा जो होता है वो काफ़ी क्यूरियस हो जाता है अबाउट द जेनाइटल्स, जो उसके जेनाइटल्स हैं उसके बारे में वो काफ़ी क्यूरियस हो जाता है। फिर देन लेटेंसी स्टेज में 6 to 12 इयर्स में उसके लिबिडिनल अर्जेस जो हैं वो क्या होते हैं, सप्रेस्ड हो जाते हैं, जो उसके सेक्सुअल अर्जेस जो हैं वो क्या होते हैं, सप्रेस्ड हो जाते हैं। But then finally जो लास्ट स्टेज है जेनाइटल स्टेज, जेनाइटल स्टेज में वो एक काफ़ी हेल्दी इंटरेस्ट या मेच्योर इंटरेस्ट दिखाता है टुवर्ड्स द सेक्सुअलिटी और इंटीमेट रिलेशनशिप्स एंड द रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस। तो ये क्या है, ये सारी जो स्टेजेस बताई हैं सिगमंड फ्रॉइड ने, तो ये उन सब की कहानी थी। ओके, और कुछ कहना भी था उनका, आगे हम लोग देखते हैं क्या। प्रोग्रेशन थ्रू दीज स्टेजेस मार्क्स द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। जैसे जैसे हम इन स्टेजेस पे प्रोग्रेस करते रहते हैं तो वैसे वैसे हमारी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती रहती है। सो ये इट इज़ कंपल्सरी कि एक जो चिल्ड्रन है, जो चिल्ड्रन है वो क्या करेंगे कि मतलब इट इज़ कंपल्सरी टू मूव फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट स्टेज सक्सेसफुली। ठीक है, हमको किसी एक स्टेज पे फिक्सेट नहीं होना है, फिक्स नहीं होके रह जाना है। ठीक है, हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, बट फिक्सेशन कैसे हो सकता है, फिक्सेशन में हैपन बाय द वे चिल्ड्रन हैव रेज्ड एंड द डिसिप्लिनरी मेथड्स यूज बाय पेरेंट्स। मतलब ज़्यादा ही अगर स्ट्रिक्ट वे में उनको रेज किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही डिसिप्लिन उनको सिखाया जा रहा है, तो इट इज़ पॉसिबल कि जो बच्चा है वो एक ही स्टेज पे फिक्स होके रह जाए, वो उससे आगे ही ना बढ़ पाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पेरेंट्स फॉलो द स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग, ठीक है, it may affect the child in a different way than the use of proper discipline. I hope मुझे इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। Okay, then similarly excessive indulgence in the oral stage makes the child fixated at that stage, and the child is an adult seeks to derive pleasure through the mouth such as smoking. अगर oral stage में ही वो ज़्यादा एकदम stick होके रह गया, वो वहीं पर fix होके रह गया, तो वो क्या करेगा, अपने माउथ से प्लेजर सीख करेगा, और देन इट इज़ पॉसिबल कि ही विल स्टार्ट स्मोकिंग, क्योंकि उसको माउथ से प्लेजर चाहिए ना, फिर तो क्या होगा कि इट इज़ पॉसिबल कि ही विल स्टार्ट स्मोकिंग। ठीक है, thus how the child make progress through these psychosexual stages affects the development of a mature adult personality. अगर सक्सेसफुली वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे चला गया तो क्या होगा कि उसकी एक बहुत मेच्योर अडल्ट पर्सनालिटी डेवलप होगी। ओके, सो ये सारा सब कुछ बताया सिगमंड फ्रॉइड ने। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि फ्रॉइड की जो सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी थी वो काफ़ी क्रिटिसाइज हुई। ठीक है, क्यों हुई, क्योंकि मतलब जो स्पेशली क्रिटिसाइज किस वे में हुई, जो उन्होंने सेक्सुअल अर्जेस के बारे में जो बात करी है, मतलब उन्होंने कुछ ज़्यादा ही सेक्सुअल अर्जेस को एम्फेसाइज किया, तो उस वे में जो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी जो थी वो काफ़ी क्रिटिसाइज हुई। ओके, पर हुआ क्या कि कुछ ऐसे जो कुछ उनके जो थ्योरी का कुछ हिस्सा था वो लोगों ने एक्सेप्ट किया, और कुछ जो हिस्सा था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे ही जो लोग ऐसे थे कि जो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी के कुछ एक्सपेक्ट को एक्सेप्ट करते थे और कुछ एक्सपेक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो ऐसे ही कुछ लोग बने जो कि बने न्यू फ्रीडियंस। वो आधी चीज़ों को एक्सेप्ट करते थे ना, आधी चीज़ों को डिनाई कर देते थे। ओके, सो ये था हमारा आज का वीडियो, और इस वीडियो में वी डिस्कस्ड अबाउट साइकोडायनामिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी स्टार्टिंग में, कि जो साइकोडायनामिक थ्योरी थी उसको सबसे पहले जो थ्योरी थी उसको कहते थे साइको एनालिटिकल थ्योरी। ओके, जो सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी थी उसको साइको एनालिटिकल थ्योरी भी कहते हैं। ओके, सो यहाँ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है।
I hope you guys liked this video and please do subscribe the channel. जितना भी psychology से related चीज़ें हैं और जितना भी BA-PCH प्रोग्राम से related जितनी भी चीज़ें हैं मैं बहुत जल्दी इस चैनल पे अपलोड करूँगी और मैं अपलोड कर भी रही हूँ. इन फ्यूचर आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, सॉल्व सैम्पल पेपर्स भी मिलेंगे एंड देन PYQs भी मिलते हैं. तो फॉर दिस सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.